एक पल के लिए सोचिए, शहर में एक आम दिन है, सब अपनी भागदौड़ में लगे हैं और अचानक आसमान गहरा काला हो जाता है। कुछ ही मिनटों में मूसलाधार बारिश शुरू होती है और सड़कें देखते ही देखते नदियों में तब्दील हो जाती हैं। गाड़ियां तैरने लगती हैं, घरों में पानी घुस जाता है। ये कोई फिल्म का सीन नहीं, यह हकीकत है जो इस साल मई 2024 में भारत की सिलिकॉन वैली यानी बेंगलोर ने झेली। मॉनसून से पहले की इस बारिश ने शहर को कुछ ही घंटों में घुटनों पर ला दिया। और ये सिर्फ बेंगलोर की कहानी नहीं, ये भारत के लगभग हर बड़े शहर की चिंताजनक हकीकत बनती जा रही है। आज हम बात करेंगे इसी अर्बन फ्लडिंग यानी शहरी बाढ़ की। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर हमारे शहर डूब क्यों रहे हैं। ये अब कोई कभी कभार होने वाली प्राकृतिक आपदा नहीं रही, बल्कि एक ऐसा संकट है जो बार बार लौट कर आता है। तो चलिए आज इस कंक्रीट के जल प्रलय की हर परत को खोलकर समझते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि अर्बन फ्लडिंग आखिर है क्या। देखिए, सीधी भाषा में कहें तो जब किसी शहर में कम समय के अंदर इतनी ज्यादा बारिश हो जाती है कि वहां की जल निकासी व्यवस्था यानी ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से ठप पड़ जाए, वो सारा पानी संभाल ही ना पाए। नतीजा क्या होता है? सड़कें, घर, बाजार सब पानी में डूब जाते हैं। ये गांव में नदी के उफान से आने वाली बाढ़ से बिल्कुल अलग चीज है। और ये फर्क बहुत बड़ा और चौंकाने वाला है। आप ऐसे समझिए, गांव की मिट्टी एक स्पंज की तरह होती है जो बारिश के पानी को अपने अंदर सोख लेती है। लेकिन हमारे शहरों में क्या है? कंक्रीट और डामर, ये सतहें एक प्लास्टिक की चादर की तरह काम करती हैं। पानी सोखती नहीं, बल्कि उसे और तेजी से बहा देती हैं। इसी वजह से शहरों में बाढ़ की लहरें 8 गुना तक ज्यादा ऊंची और पानी की मात्रा 6 गुना तक ज्यादा हो सकती है। मतलब साफ है, शहरों में बाढ़ ज्यादा तेजी से आती है और ज्यादा तबाही मचाती है। तो चलिए अब इस मानव निर्मित जल प्रलय के असली कारणों की तह तक चलते हैं। इस समस्या को ठीक से समझने के लिए हमें कुदरती और इंसानी दोनों पहलुओं पर गौर करना होगा। पहले बात करते हैं कुदरती वजहों की। इसमें सबसे पहले आता है बहुत ही ज्यादा भारी बारिश होना, जैसा हमने 2005 में मुंबई में या 2015 में चेन्नई में देखा था। फिर हैं समुद्री तूफान यानी स्टॉर्म सर्ज, या फिर तेजी से बर्फ का पिघलना, जैसा 2023 में सिक्किम में हुआ। और हाँ, नदियों का उफान तो है ही, जैसे दिल्ली में यमुना का रौद्र रूप हम सब ने देखा है। इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज यानी आईपीसीसी भी लगातार चेतावनी दे रहा है कि जलवायु परिवर्तन इन घटनाओं को और भी खतरनाक बना रहा है। लेकिन प्रकृति तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। असली समस्या तो ये है कि हमारे शहर बनाए कैसे गए हैं। कह सकते हैं कि पानी तो कुदरत देती है, लेकिन उस पानी को आपदा में हम खुद बदलते हैं अपनी गलतियों से। तो चलिए अब इन इंसानी गलतियों की पड़ताल करते हैं। सबसे बड़ा गुनहगार है अनियोजित शहरीकरण। आप सोचिए, बेंगलुरु के नाले बनाए गए थे बारिश का पानी निकालने के लिए, लेकिन आज उन पर हर रोज 2000 मिलियन लीटर सीवेज का बोझ है। तो बारिश का पानी जाएगा कहां? चेन्नई में तो पल्लावरम जैसे इलाकों में झीलों और नालों पर ही बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर दी गईं। 2015 की चेन्नई बाढ़ के पीछे चेम्बरमबक्कम झील से अचानक और बिना किसी प्लानिंग के पानी छोड़ना भी एक बड़ी वजह थी। और तो और कावेरी जैसी नदियों से अवैध रेत खनन ने नदी के बेसिन को ही खोखला कर दिया है, जिससे उसकी पानी सोखने की कुदरती क्षमता लगभग खत्म हो गई है। तो ये तो हुए कारण। अब जरा इसके भयानक नतीजों पर नजर डालते हैं। ये सिर्फ गलियों में पानी भरने की बात नहीं है, ये संकटों का एक ऐसा झरना है जो एक के बाद एक पूरे शहर को अपनी चपेट में ले लेता है। इसका असर कितना गहरा होता है, ये देखिए। चेन्नई में बाढ़ आई तो पूरा एयरपोर्ट डूब गया और करीब 18 लाख लोगों को बेघर होना पड़ा। जब मुंबई में बाढ़ आती है तो देश की आर्थिक राजधानी थम जाती है। दिल्ली में बाढ़ के बाद जो पानी जमा होता है वो डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों का घर बन जाता है। हैदराबाद में लगभग 50,000 लोगों को रातों रात अपना घर खाली करना पड़ा। और कोलकाता में तो स्थिति और भी भयावह हो जाती है जब सीवेज का पानी पीने के पानी में मिल जाता है। तो ये बात गांठ बांधने वाली है। शहरी बाढ़ सिर्फ एक आपदा नहीं है, ये एक ही वक्त में स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था, परिवहन और विस्थापन, इन सभी का मिला जुला संकट है। एक ऐसी मुसीबत जो हमारे जीवन के हर पहलू पर असर डालती है। अब सवाल उठता है कि अगर समस्या इतनी बड़ी है तो इसे ठीक करना इतना मुश्किल क्यों है? चलिए उन प्रशासनिक और सिस्टम की उन उलझनों को समझते हैं जो इस काम को और जटिल बना देती हैं। इसमें सबसे पहली चुनौती है जिम्मेदारियों का बंटवारा। पानी का विषय आता है राज्य सरकार के अधीन, लेकिन नालियों की देखभाल शहर के अधिकारियों के पास है। इस खींचतान में असल काम अक्सर अटक जाता है।
दूसरी बड़ी समस्या हमारे शहरों का ड्रेनेज सिस्टम, जो दशकों पुराना है और आज की आबादी का बोझ उठाने के लायक ही नहीं है। तीसरी और शायद सबसे बड़ी चुनौती है सटीक डेटा की कमी। इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी आईएमडी से मिलने वाले आईडीएफ कर्व्स, मतलब इंटेंसिटी, ड्यूरेशन, फ्रीक्वेंसी कर्व्स आसानी से उपलब्ध नहीं है। अब सोचिए, जब यही नहीं पता कि किसी जगह कितनी देर में कितनी तेज बारिश हो सकती है, तो उसके लिए कोई असरदार प्लान कैसे बनेगा? और आखिर में एक कड़वी सच्चाई है, सामाजिक असमानता। बाढ़ का पहला और सबसे बुरा शिकार अक्सर गरीब और निचली बस्तियां ही होती हैं। लेकिन हर सुरंग के आखिर में रोशनी होती है। अब हम समस्याओं से आगे बढ़कर समाधान की बात करते हैं, एक उम्मीद भरे और नए नजरिए के साथ। और इसका एक बेहतरीन मॉडल है स्पंज सिटी। अच्छी बात यह है कि भारत इस दिशा में कई जरूरी कदम उठा रहा है। नीति के स्तर पर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी एनडीएमए ने शहरी बाढ़ से निपटने के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं। पूर्वानुमान के लिए सेंट्रल वाटर कमीशन यानी सीडब्ल्यूसी के बाढ़ स्टेशंस और डॉपलर रडार हमें पहले से चेतावनी देते हैं। टेक्नोलॉजी के मोर्चे पर आई फ्लोज मुंबई और सी फ्लोज चेन्नई जैसे इंटीग्रेटेड फ्लड वार्निंग सिस्टम काम कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए अमृत 2.0 यानी अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन के तहत ड्रेनेज सिस्टम को मजबूत किया जा रहा है और अमृत सरोवर मिशन के जरिए बारिश के पानी को बचाने के लिए नए जलाशय बनाए जा रहे हैं। और ये एक लाइन पूरी सोच को बदल सकती है। हमारा लक्ष्य पानी से लड़ना नहीं, बल्कि उसके लिए जगह बनाना है। हमें प्रकृति के खिलाफ जाने वाले नहीं, बल्कि उसके साथ मिलकर काम करने वाले समाधान चाहिए। इसी नई सोच का सबसे शानदार उदाहरण है चीन का स्पंज सिटी कॉन्सेप्ट। जरा कल्पना कीजिए एक ऐसे शहर की जहां सड़कें और फुटपाथ कंक्रीट के ना होकर ऐसे मटेरियल से बने हों जो पानी सोख सकें, जहां पार्कों और झीलों को ऐसे डिजाइन किया गया हो कि वो बारिश के ज्यादा पानी को अपने अंदर समा लें। मतलब शहर एक कंक्रीट का जंगल ना होकर एक बड़े जिंदा स्पंज की तरह काम करे जो पानी को आपदा बनने से पहले ही सोख ले। और दुनिया में ऐसे कई बेहतरीन उदाहरण हैं जिनसे हम सीख सकते हैं। सिंगापुर ने अपने एक्टिव ब्यूटीफुल क्लीन यानी एबीसी प्रोग्राम के जरिए बदबूदार नालों को खूबसूरत पब्लिक स्पेस में बदल दिया है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना ने तो न्यू डैन्यूब नाम की एक पूरी समानांतर नदी ही बना दी है जो बाढ़ का अतिरिक्त पानी शहर से बाहर ले जाती है। डेनमार्क में ग्रीन क्लाइमेट स्क्रीन जैसी तकनीकें बिल्डिंग्स को ही एक छोटा इकोसिस्टम बना देती हैं जो बारिश के पानी को खुद ही साफ करके इस्तेमाल कर लेता है। ये सभी उदाहरण बताते हैं कि नए और असरदार समाधान मुमकिन हैं। तो अंत में हम इस एक बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। हमारे शहर पानी को दूर धकेलने के लिए बनाए गए थे। क्या अब हम उन्हें इस तरह से दोबारा डिजाइन कर सकते हैं कि वे पानी को अपनाना सीख लें? हमारे शहरों का भविष्य इसी सवाल के जवाब में छिपा है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें यूपीएससी, लॉ या जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है। और हाँ, सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव या सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। यूपीएससी एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइडेंस या मेंटरशिप के लिए संपर्क करें। आवर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। धन्यवाद। मैं हूं कृणाल ठाकुर। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।